अभी सोचा है समाज में कुछ लोग या समूह किनारे पर क्यों रह जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। नाम है इसका हाशियाकरण। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समाज की पूरी बनावट को समझने की चाबी है। अच्छा, इस शब्द को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपनी कोई भी कॉपी या किताब का पन्ना याद कीजिए। किनारे पर जो खाली जगह होती है ना, बस वही है हाशिया। वो हिस्सा जो मेन कहानी से, मेन टेक्स्ट से एकदम अलग थलग रहता है। बस बिल्कुल इसी तरह समाज में भी होता है। इसी को कहते हैं सामाजिक हाशियाकरण। ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी ग्रुप या किसी इंसान को समाज के सेंटर से धकेल कर किनारे पर कर दिया जाता है। और एक बार कोई किनारे पर चला गया तो फिर क्या होता है? उनकी आवाज़, उनकी ज़रूरतें सब अनसुनी रह जाती हैं। सीधे सीधे कहें तो ये मौकों और सम्मान से दूर कर दिए जाने की कहानी है। तो फिर सवाल ये है कि हाशिए पर होना, दरकिनार किया जाना असल में होता कैसा है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। चलिए इसके अंदर थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसकी वजह क्या है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात है। हाशियाकरण के ना दो चेहरे होते हैं। एक होता है सामाजिक, मतलब जब किसी को समाज और कल्चर से ही अलग थलग कर दिया जाए। और दूसरा होता है आर्थिक, यानी काम, रिसोर्सेज, पैसों की कमी। और पता है क्या, अक्सर ये दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, कौन से समूह हैं जिन्हें इस तरह हाशिए पर धकेल दिया जाता है? ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो इसका जीता जागता उदाहरण है, भारत के आदिवासी समुदाय। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आदिवासी हैं कौन। देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब ही होता है मूल निवासी। और ये कोई एक दो ग्रुप्स नहीं है। भारत में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह हैं। इनका ना जंगलों से एक बहुत गहरा नाता है और इनकी अपनी बिल्कुल अलग भाषाएं और धर्म है जो इन्हें एक अपनी खास पहचान देते हैं। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? कोई भी समुदाय हाशिए पर पहुंच कैसे जाता है? जाहिर है ये एक दिन में तो होता नहीं होगा। इसके पीछे ना कई ठोस कारण हैं, कई प्रोसेस काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह है स्टीरियोटाइपिंग, मतलब एक बनी बनाई घिसी पिटी सोच। अक्सर उन्हें कैसे दिखाया जाता है कि वो अनोखे हैं, पिछड़े हैं, जो कभी बदलते नहीं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनकी अपनी रिच भाषाएं हैं, परंपराएं हैं और इनकी संस्कृति भी लगातार इवॉल्व हो रही है। पर यही जो गलत धारणा है ना, वही उन्हें समाज से अलग करने का काम करती है। अब ये जो विस्थापन का चक्र है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, जंगल जो कि उनकी सदियों पुरानी जमीन है, उसे माइनिंग या दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ले लिया जाता है। स्टेप 2, अब जब जमीन ही नहीं रही तो उन्हें मजबूर होकर शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे दुखद है। शहर आकर वो अपनी रोजी रोटी का पुराना तरीका और अपनी कल्चरल पहचान दोनों खो देते हैं और इस तरह वो और भी ज्यादा बेबस हो जाते हैं। तो इस सब का जमीन पर क्या असर होता है? ये चार्ट ना एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है। ये दिखाता है कि हाशिए पर मौजूद समुदायों और बाकी देश के बीच बेसिक सुविधाओं को लेकर कितनी बड़ी खाई है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई आदिवासी इलाकों में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर नेशनल एवरेज के आधे से भी कम है और ये जो गैप है ये सीधे सीधे उनकी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आदिवासी समुदायों तक ही सीमित नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हाशियाकरण एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इसकी चपेट में कई और समूह भी आते हैं। असल में किसी को हाशिए पर धकेलने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि उनकी भाषा, उनका धर्म या उनकी आर्थिक हालात। कोई भी ग्रुप जो किसी भी वजह से मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग है, वो इस अलगाव को महसूस कर सकता है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या हाशिए पर मौजूद ये ग्रुप्स इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे कि कैसे ये समुदाय सेंटर में वापस आने के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं। और ये लड़ाई कई तरीकों से लड़ी जाती है। वो संविधान से मिले अपने मौलिक अधिकारों के ढाल का इस्तेमाल करते हैं। वो उन कानूनों का सहारा लेते हैं जो खास तौर पर उन्हें शोषण से बचाने के लिए बने हैं।
और वो सरकार पर लगातार दबाव बनाते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बने जो उन्हें भी डेवलपमेंट की दौड़ में बराबर का हिस्सेदार बनाएं। और इसी लड़ाई में ना एक साल बहुत अहम साबित हुआ। वो साल था 1989। इस साल एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसने बहुत कुछ बदल दिया। इस साल एक ऐसा कानून बना जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 1989 का ये एक्ट दलित और आदिवासी समुदायों को भेदभाव और उनकी जमीन से बेदखल किए जाने के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा देता है। मिसाल के तौर पर ये कानून साफ कहता है कि आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती। ये दिखाता है कि कानून बदलाव का कितना पावरफुल टूल हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ रुकते हैं। सोचिए उस समाज का क्या होता है जिसके एक बड़े हिस्से की आवाज ही अनसुनी रह जाती है। अगर हमें एक बेहतर और सबको साथ लेकर चलने वाला भविष्य बनाना है तो इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।